A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Zumexa classes. आज के इस लेक्चर में हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं. हिस्ट्री एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 9 को पढ़ रहे हैं. सो विच इज़ हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 8. तो इस चैप्टर में हम लोग बात कर रहे हैं वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म्स के बारे में. अगर आपका कोई स्पेसिफिक डिटेल सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हो. ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है और ये मेरे टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक दिया गया है. मेरे इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ मिल जाएंगे जिनको आप रिवीजन के लिए डाउनलोड कर सकते हो. इस चैप्टर के किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि आपको जो है टाइमलाइन जो है क्रोनोलॉजी जो है वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए. तो यू कैन टोटली रीड फ्रॉम दिस स्लाइड. इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने अभी तक बात किया. मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हमने जैसे कि अंग्रेज़ जो है हमारे कंट्री में आ चुके थे तो वो हमारी जितनी भी पॉपुलेशन है उसके अंदर जितने जितने क्लासेस अलग अलग कैटेगरी के लोग रहते हैं. फॉर एग्जांपल पीजेंट्स को वो अलग तरीके से इफ़ेक्ट करते थे. नॉर्मल स्टूडेंट क्लास को अलग तरीके से इफ़ेक्ट कर रहे हैं. ज़मींदार को अलग तरीके से इफेक्ट हो रहा है. तो इस तरीके से हर एक जो कैटेगरी के लोग थे उनके ऊपर जो इफेक्ट था बिकॉज ऑफ द कॉलोनियलिज्म वो अलग अलग था. तो हमने अभी बात किया था पिछले कुछ चैप्टर से हम लोग देख रहे हैं ट्राइबल्स को किस तरीके से इफेक्ट हुआ और बाकी लोगों को किस तरीके से इफेक्ट हुआ. इस चैप्टर में हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में बात किया कि किस तरीके से जो वुमेन है उनकी जो कंडीशंस हैं उसके अंदर चेंज आए. हमने इसमें बात किया सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में. सोशल रिफॉर्मर्स जो होते थे मैंने आपको बताया था सोशल रिफॉर्मर्स इसलिए अपना काम कर पाए क्योंकि वो जो क्लास थी मिडिल क्लास की वो क्लास जो कि पढ़ाई करना उन्होंने शुरू कर दिया था. तो अगर आप पढ़ना शुरू कर देते हैं इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना शुरू कर देते हैं तो उसकी वजह से हुआ क्या फ़ायदा. उसकी वजह से ये बेनिफिट होता है कि आप जो है वेस्टर्न कल्चर वाला जो लिटरेचर है उसको पढ़ सकते हैं. वेस्टर्न थॉट जो है उसको अडॉप्ट करेंगे. अंग्रेज़ों ने किया तो इसलिए था ताकि उनको हमारे यहाँ से चीप लेबर मिल पाए. बट हमेशा हर चीज़ के पॉजिटिव नेगेटिव्स दोनों ही आते हैं. तो जो हमारे जो लोग थे वो ज़्यादा एजुकेटेड हो जाते हैं. हमारे जो लोग होते हैं वो सोशल रिफॉर्मर बनना शुरू कर देते हैं. तो हमने इस के फर्स्ट पार्ट में बात किया था. हमने कुछ सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में. कुछ जो लोग होते हैं कास्ट सिस्टम प्रेवलेंट था और बहुत सारी बुराइयां हमारे समाज में प्रेजेंट थी. तो कुछ लोगों ने उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाना शुरू किया और लॉज बनाए गए कि जो ख़राब प्रैक्टिसेस हैं उनको जो है रोका जाए. तो उसी में हमने बात किया था कि किस तरीके से राजा राम मोहन राय जो है उन्होंने अपना ब्रह्म समाज की स्थापना की. फिर हमने बात किया विडो रीमैरिज एक्ट आया. ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है 1857 में विडो रीमैरिज एक्ट आता है. वीरासा लिंगम पंटुलू जो है वो मद्रास में जो है विडो रीमैरिज के बारे में काम कर रहे हैं. स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज बनाया 1875 में. गर्ल्स जो है उनकी फॉर्मल एजुकेशन स्टार्ट होना शुरू हुई. विद्यासागर, ज्योतिराव फूले, मुमताज़ अली इन सब लोगों ने गर्ल्स के एजुकेशन में बहुत सारा काम किया. नए स्कूल्स खोले गए. बेगम ऑफ भोपालन, बेगम रोकेया शेखावत हुसैनी जो इन्होंने स्कूल्स खोले लड़कियों की एजुकेशन के लिए. 1875 में आप देख सकते हैं हिंदू महिला विद्यालय जो है ये खोला गया. इसके स्टूडेंट्स की आप फोटोग्राफ्स देख सकते हैं. तो अब जो है ये सब हो चुका था कि वुमेन जो है उनको इक्वालिटी मिल रही है और उनको जैसे मेल काउंटर पार्ट जो हैं जो जैसे लड़के एजुकेशन ले पाते हैं वो भी ले पा रही हैं. वुमेन ने वुमेन के बारे में लिखना भी शुरू किया. तो ये सब बातें जो हैं हमने बात किया था फर्स्ट पार्ट में. नाउ इन सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर हम लोग बात करने जा रहे हैं कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म्स के बारे में. अब सिर्फ और सिर्फ ये सारी बुराइयां प्रेजेंट नहीं थी कि सती प्रथा प्रेजेंट है या चाइल्ड मैरिज प्रेजेंट है, पॉलीगैमी प्रेजेंट है. ये सब तो था ही. साथ में एक बहुत बड़ा इविल भी प्रेजेंट था जिसको बोलते हैं कास्टिज्म. कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा रिजिडली प्रेवलेंट था जिसमें जो है शूद्र जो है और अति शूद्र जो है उनको कोई भी राइट्स नहीं थे. उनको बहुत ज़्यादा ऑप्रेस किया जा रहा था. जो सबसे हाईएस्ट वर्ग था वो ब्राह्मण था. क्षत्रिय, वैश्य ये सब आते थे हायरार्की में बट वो लोअर आते थे. बट सबसे लोअर जो आता था शूद्र जो है वर्णा आता था. तो उनको बहुत ज़्यादा ऑपरेशन झेलना पड़ रहा था. तो लोगों ने देखा कि भाई दिस इज़ रॉन्ग. जो लोग समझदार लोग होते हैं वो हर किसी भी क्लास में हो सकते हैं. वो ब्राह्मण भी हो सकते हैं, वो वैश्य भी हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है, शूद्र भी हो सकते हैं. तो जिसको समझ में आया कि ये बहुत गलत हो रहा है तो उन्होंने उसके खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू की. सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स आते हैं. सिर्फ और सिर्फ कास्टिज्म के अगेंस्ट ही नहीं, बहुत सारी ऐसे सोशल एविल्स जो हमारे यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट थी उनके अगेंस्ट में बहुत सारे रिफॉर्म्स आते हैं. तो राजा राम मोहन राय का कॉन्ट्रीब्यूशन हम जो है फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं. उन्होंने काफ़ी काम किया देखो सोशल रिफॉर्म करने में. एक तो उन्होंने वुमेन राइट के लिए बहुत सारा काम किया. साथ में उन्होंने अगर सोशल रिफॉर्म की बात करते हैं तो उन्होंने ट्रांसलेट किया ओल्ड बुद्धिस्ट टेक्स्ट को. जो पुराने बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे जो कि बात करते हैं कि वरना बुद्धिज़्म क्यों आया था. हमने पढ़ा था पहले वाली क्लासेस में कि बुद्धिज़्म का आगमन हमारे देश में इसीलिए हुआ था. बुद्धिज़्म, जैनिज़्म ये सारे के सारे अलग जो रिलीजन है हिंदुइज्म के बाद इसलिए आए थे हमारे कंट्री में क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे. बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे लोग. जो सोशल प्रॉब्लम्स थी और जो कास्ट सिस्टम था उसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत था. तो इसलिए जो ये सारे आए थे. तो इन्होंने क्या किया, राजा राम मोहन राय ने बुद्धिस्ट टेक्स्ट को ट्रांसलेट किया. ट्रांसलेट करने का पर्पज़ ये था क्योंकि पाली में लिखा हुआ था.
तो ट्रांसलेट करके ताकि हिंदी में इंग्लिश में जो है बाकी के लोग पढ़ पाएँ उसको और बाकी के लोग समझ पाएँ कि हमारी जो विरासत है उसके अंदर जो इतने महान हमारे महावीर हुए हैं, बुद्धा हुए हैं, तो उनकी किताबों के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो ओल्ड बिजनेस टेक्स्ट को ट्रांसलेट किया गया। प्रार्थना समाज बनाया जाता है जिसमें ट्रेडिशन ऑफ भक्ति दैट बिलीव्ड इन स्पिरिचुअल इक्वालिटी ऑफ कास्ट। प्रार्थना समाज की जब स्थापना होती है तो प्रार्थना समाज के बारे में प्रार्थना समाज ये कहता है कि सारे के सारे जो है स्पिरिचुअली सारे के सारे कास्ट इक्वल है, तो इक्वालिटी के बारे में बात की जाती है। परमहंस मंडली बनाई जाती है जिसको किसने बनाया, दादोबा पांडुरंग ने बनाया और मेहताजी दुर्गाराम और दादोबा पांडुरंग। देखिए ये सारे के सारे नाम जो है ना एनसीईआरटी की बुक से उठाए गए हैं। तो ये जितने भी नाम हैं इनको आप जो है अलग से आपको इसको रट लेना है। अब आप 2-4 बार इसको अगर लर्न करने की कोशिश करेंगे तो आपको याद रहेगा। तो परमहंस मंडली जो है कहाँ पर बनी थी, मुंबई में बनी थी, बॉम्बे में उस टाइम, और 1849 में बनाई गई है। दादोबा पांडुरंग एंड मेहताजी दुर्गाराम ने बनाई है। उन्होंने क्या किया, वो भी अबॉलिशन ऑफ कास्ट के बारे में काम करते हैं। क्रिश्चियन मिशनरीज जो होते हैं वो स्कूल्स खोलते हैं लड़कियों के लिए, ट्राइबल बच्चों के लिए स्कूल्स खोले जाते हैं। एक्सपेंशन ऑफ सिटीज़ लेड टू न्यू डिमांड ऑफ लेबर। नई जो है सिटीज़ एक्सपेंड कर रही है तो लेबर की डिमांड बढ़ रही है। अब लेबर की डिमांड बढ़ रही है तो उससे हो क्या रहा है, आप एक चीज़ को समझने की कोशिश करिए। बाकी के पूरे इंडिया के अंदर कास्ट सिस्टम प्रेवलेंट है, नॉर्थ साउथ सब जगह कास्ट सिस्टम प्रेवलेंट है। जो लोअर क्लास के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है। बट अब साथ में क्या हो रहा था, डिमांड फॉर लेबर बढ़ रही है नए सिटीज़ में। जो हमारी यहाँ की सिटीज़ है, हमने बात किया था टिस्को की बात किया था, और नए नए जो है इंडस्ट्रीज़ खोले जा रहे हैं मुंबई में, और जो है इंडस्ट्री खोली जा रही है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टिस्को जो खोला जा रहा है, स्टील इंडस्ट्री। तो उससे क्या हो रहा है कि लेबर की डिमांड है। अब लोग जो सोच रहे हैं कि भाई गाँव में उनको बहुत सारा ऑपरेशन से सहने को मिलता है कास्टिज्म की वजह से, तो उन्होंने गाँव को छोड़ के शहरों की तरफ पलायन करना शुरू कर दिया। शहरों में उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिली और उससे उनका जीवन जो है बेटर हो जाता है। शहरों में किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी कास्ट है, उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता जितना गाँव में फर्क पड़ता है। तो इस तरीके से माइग्रेशन देखने को मिलता है। सिर्फ और सिर्फ लोग गाँव छोड़ के शहर ही नहीं आते, लोग गांव छोड़ के शहर आने के साथ साथ अपना देश भी छोड़ते हैं। मॉरिशस, ट्रिनिडाड, इंडोनेशिया, यहाँ पे भी लोग जाना शुरू कर देते हैं। महार जो एक कम्युनिटी होती है, लोअर क्लास में होती है ये, तो ये अपने आप को हु वर रिगार्डेड एज अनटचेबल, ये क्या करते हैं, महार रेजिमेंट को ज्वाइन करते हैं। आप देखेंगे महार रेजिमेंट जो है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन आप पढ़ेंगे आगे, तो महार रेजिमेंट का जो कॉन्ट्रीब्यूशन था आर्मी में, उनको अलग से ऑनर दिया जाता है, क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो उन्होंने अपना बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था। बहुत अच्छे से इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन की वजह से जो है जीत पाए थे उस लड़ाई को। तो इसके बारे में हम बात करेंगे लेटर ऑन क्लासेस में जब हम पढ़ेंगे महार रेजिमेंट के बारे में। लोअर क्लास पीपल जो थे उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी देखी इसी तरीके से कि भाई अपने ऑपरेशन को छोड़ के आप आगे जा पाए। ये देखिए, ये मादीगास जो है ये शू बनाने का काम करते हैं। डुबलाज ऑफ गुजरात कैरिंग मैंगोज टू द मार्केट। तो ये सब लोग या तो ट्राइबल पीपल हैं या फिर शूद्र जो है वो है। वर्णा सिस्टम की अगर हम बात करें तो बात ये थी कि जो अब लोग हैं उनको समझ में आना शुरू हो गया था कि भाई लोअर वर्णा कोई लोअर वर्णा नहीं होता है, उसको जो है दीज आर लाइक ऑल आर इक्वल। तो इस तरीके की बातें शुरू होती हैं और उस डायरेक्शन में काम किया जाता है। डिमांड्स फॉर इक्वालिटी एंड जस्टिस, उसको लोग डिमांड करना शुरू करते हैं क्योंकि उनके अंदर जागरूकता आ रही है, बिकॉज दे आर रीडिंग एंड दे आर लिसनिंग टू द पीपल दोज हु आर अवेयर, मोर अवेयर देन देम। तो जो नॉन ब्राह्मण कास्ट है बिगन ऑर्गेनाइजिंग मूवमेंट अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। जो ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि ब्राह्मणों का तो हित जो है इससे अफेक्ट हो रहा था, लेकिन जो नॉन ब्राह्मण कास्ट थी उन्होंने ऑर्गेनाइज किया मूवमेंट अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो सतनामी मूवमेंट चलता है बाय घासीदास इन सेंट्रल इंडिया टू इम्प्रूव द सोशल स्टेटस ऑफ लेदर वर्कर। जो लेदर के जो काम करते हैं, जो चमड़ी का काम करते हैं, चमड़े का काम करते हैं, उन लोगों के लिए सतनामी मूवमेंट चलाया जाता है बाय घासीदास। मटुआ सैक्ट जो है बाय हरिदास ठाकुर इन ईस्टर्न बंगाल अमंग द चंडाला कल्टीवेटर्स। जो चंडाला कल्टीवेटर्स हैं उनके लिए काम किया जाता है हरिदास ठाकुर के द्वारा। मटुआ सेक्ट जो है उसको बोला जाता है। देखिए ये सारे नाम क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से जो सोशल ग्रुप्स है उस टाइम पे इंडिया के कौन कौन से पार्ट में काम कर रहे थे। तो सतनामी मूवमेंट है, सेंट्रल इंडिया में काम कर रहा है। मटुआ सेक्ट है, वो बंगाल के अंदर काम कर रहा है। श्री नारायण गुरु जो है इजेवा कास्ट इन केरला, नीचे डाउन साउथ में केरला में काम कर रहे हैं। उन्होंने प्रोक्लेम किया कि वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर ह्यूमन काइंड। तो उन्होंने कहा एक ही कास्ट है, सारे लोग एक ही तरीके के होते हैं, ये उन्होंने बोला। ज्योतिराव फूले, उनका जो है ये अपर कास्ट आर्यन, उन्होंने बताया कि द अपर कास्ट आर्यन हैज़ नो राइट टू देयर लैंड। उन जो अपर कास्ट आर्यन जो बाद में आए हैं उनका हमारी ज़मीनों के ऊपर कोई वो नहीं है, राइट नहीं है। जो ज़मीनें हैं वो बिलोंग करती है इंडिजिनस लो कास्ट पीपल, जो पहले से यहाँ पर रहते थे, जो इंडिजिनस लोग थे, जिनको दास कहा गया। जब हम अगर हिस्ट्री स्टार्टिंग में जब हम पढ़ रहे थे तो ये जो लोग थे उनका इस लैंड के ऊपर राइट था। तो वो कौन थे अब वो जो लोग थे वो
एग्रीकल्चरल लेबरर की तरह काम कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि जो शूद्र है, जो लेबर क्लास है, जो अति शूद्र है, अनटचेबल्स है, ये शुड यूनाइट टू चैलेंज द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो जो बाद में लोग आके रूल करने लगे हैं, ये एनसीईआरटी में सब लिखी हुई हैं बातें, तो बाद में आके जो आर्यंस यहाँ पे रूल करना शुरू कर दिए इंडिया में, उनका हमारी ज़मीनों के ऊपर राइट नहीं है। जो बेसिक राइट है हमारी ज़मीनों के ऊपर वो उन्हीं लोगों का जो पहले से रह रहे थे, वो ज़्यादा शूद्र है तो अति शूद्र है, राइट। सो उन्होंने एक एसोसिएशन बनाया, सत्यशोधक समाज, जिन्होंने कास्ट इक्वालिटी के बारे में बहुत सारा काम करता है। उन्होंने एक बुक लिखी, गुलामगिरी 1873 में। तो ज्योतिराव फूले ने कास्ट सिस्टम को ख़त्म करने के लिए, चैलेंज करने के लिए बहुत ही अच्छे से काम किया था। तो ये सब एनसीईआरटी में मेंशन है। डिटेल जो है हम इन चीज़ों की बाद में आगे भी पढ़ेंगे। डॉक्टर BR अम्बेडकर, इनके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, सभी लोग जानते थे। उन्होंने टेम्पल एंट्री मूवमेंट शुरू किया 1927 में। इन्होंने बहुत सारे काम किए, सिर्फ और सिर्फ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए ही डॉक्टर BR अम्बेडकर ने काम नहीं किया। उन्होंने गर्ल्स की इक्वलिटी के लिए, एजुकेशन के लिए, इकोनॉमिक प्रोस्पैरिटी के लिए, काफ़ी सारी चीज़ों के लिए काम किया जिसके बारे में लोगों को मालूम नहीं है। सिर्फ एक ही नाम से एसोसिएट कर दिया जाता है, डॉक्टर BR अम्बेडकर इज एसोसिएटेड विद द कास्ट स्ट्रगल। तो कास्ट स्ट्रगल वॉज वन ऑफ हिज कॉन्ट्रीब्यूशन, बट ही हैज़ गिवन द इमेंस कॉन्ट्रीब्यूशन। तो टेम्पल एंट्री मूवमेंट, अभी क्योंकि हम कास्ट सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, तो टेम्पल एंट्री मूवमेंट 1927 में, जिसमें कि महार कास्ट जो है उसने पार्टिसिपेट किया। और 3 मूवमेंट लिए गए टेम्पल एंट्री के 1927 से लेकर 1935 के बीच में, जो है काफ़ी टेम्पल एंट्री मूवमेंट आपको देखने को मिलेंगे। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर का कंट्रीब्यूशन हम और डिटेल में पढ़ेंगे आगे आने वाले क्लासेस में। EV रामास्वामी नायकर जो है, और जिनको पेरियार बोला जाता है, उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट स्टार्ट किया। उन्होंने आर्ग्यू किया कि भाई जो अनटचेबल्स हैं वर द ट्रू अपहोल्डर्स ऑफ द ओरिजिनल तमिल एंड द्रविडियन कल्चर। वही वो लोग हैं, वही बात हो रही है ये जो कि पहले भी हमने देखा कि भाई वो नेटिव लोग हैं यहाँ कर। तो ही वॉज आउटस्पोकन क्रिटिक ऑफ द हिंदू स्क्रिप्चर्स। उन्होंने जो है, पेरियार जो है, उन्होंने सारे जो हिंदू स्क्रिप्चर्स हैं, मनु, जिन्हें जो कोड्स ऑफ मनु दिए गए हैं, भगवत गीता, रामायण, इन सबको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया कि भाई इसके अंदर जो आप बातें लिखी गई हैं ना, क्योंकि ये एक क्लास को अप्रेस करने की बात करती है, तो ये उन टेक्स्ट को क्रिटिसाइज़ किया गया। जो ऑर्थोडॉक्स हिंदू सोसाइटी, अब देखिए ये तो सारे कौन लोग हैं, ये जो सोशल सिस्टम को चेंज कर रहे हैं। अब आप ये समझिए, जब इस सोशल सिस्टम को हिला दिया जाएगा तो एक क्लास जो पावरफुल क्लास है उसको तो प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। तो जो ऑर्थोडॉक्स हिंदू सोसाइटी थी, ऑर्थोडॉक्स हिंदू सोसाइटी हमेशा बोला जाएगा तो उसके जो मेजर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो एक अपर मोस्ट वर्णा से आ रहे हैं, राइट। तो ऑर्थोडॉक्स हिंदू सोसाइटी रिएक्टेड बाय फाउंडिंग सतनाम धर्म सभा एंड भारत धर्म महामंडल इन नॉर्थ एंड ब्रह्म सभा इन बंगाल। तो उसके रिटेलिएशन में अब हिंदू सभाएं बनी गई, ठीक है, जिसको सतनाम धर्म सभा कहा गया, भारत धर्म महामंडल कहा गया और ब्रह्म सभा इन बंगाल। तो इस तरीके की सभा को बनाया गया जिसमें कि भाई सारे के सारे अपर कास्ट जो लोग हैं, ऑर्थोडॉक्स जो माइंडसेट रखते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही टॉप मोस्ट वर्णा से आ रहे हैं। जो सेकंड थर्ड वाले वर्णा में जो लोग रहते हैं, जो ना बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को ना लोअर मानते ना अपर हो सकते हैं, तो वो लोग भी उसके अंदर जुड़ गए। वो सारे के सारे ऑर्थोडॉक्स थॉट्स को बिलीव करने वाले थे। देखिए, अब अपने आप को बड़ा कब कहते हैं? आप अपने आप को बड़ा तभी कहते हैं कि जब आपके सामने कोई आपसे छोटा हो, तो आप उसको कहेंगे बड़ा है। तो अगर आप वर्णा सिस्टम में 1 2 3 4 ग्रेडिंग करते हैं, तो टॉप मोस्ट वर्णा ब्राह्मणिज्म, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो अगर आप देखेंगे तो क्षत्रिय जो है वो भी अपने आप को बहुत बड़ा मान रहे हैं, क्योंकि वैश्य और शूद्र उनसे नीचे। वैश्य अपने आप को बड़ा मान रहे हैं क्योंकि शूद्र उनसे नीचे। शूद्र अपने आप को बड़ा मान रहे हैं, अति शूद्र उनसे नीचे। तो हमेशा ये सब चलता रहा। तो ऑर्थोडॉक्स जो क्लास जो है, मैं उसमें ये नहीं कहूँगी कि मेजरली वो सिर्फ फर्स्ट वर्णा से आएगा, उसके अंदर सभी वर्णों के लोग हो सकते हैं जो भी इस सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। क्योंकि उनको अपने से छोटा कोई चाहिए, तो उन्होंने ऑर्थोडॉक्स ऑर्गेनाइजेशन को बनाना शुरू किया। तो ऑर्गेनाइजिंग फॉर रिफॉर्म, ऑर्गेनाइजेशन जो रिफॉर्म्स के लिए बनाए गए, जैसे ब्रह्म समाज की बात की जिसको राजा राम मोहन राय ने बनाया था 1828 में। उन्होंने क्या कहा, ब्रह्म समाज क्या काम करता था? उन्होंने कहा कि प्रोहिबिट ऑल फॉर्म्स ऑफ आइडोलेट्री एंड सैक्रिफाइस। आइडल जो मंदिर में मूर्ति वूर्ति रख दी जाती है और बलि चढ़ाई जाती है, तो उसको उन्होंने बिल्कुल बुरी तरीके से क्रिटिसाइज किया। और उन्होंने बोला कि बिलीव इन उपनिषद, फॉरवर्ड इट्स मेंबर फॉर क्रिटिसाइजिंग अदर रिलीजियस प्रैक्टिसेस। उन्होंने कहा कि भी उपनिषद पढ़ो, लेकिन वो उपनिषद में क्या होता है, जो फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशन होती है, तो जो उसकी सही बातें, अच्छी बातें, उसको पढ़ने की कोशिश करिए रिलीजन की। जो खराब बातें उनको छोड़िए, जैसे कि मूर्ति पूजा। सो क्रिटिकली ड्रू अपॉन द आइडल्स ऑफ रिलीजन, हिंदुइज्म एंड क्रिश्चियनिटी। तो ये जो भी जिस भी चीज़ में ऐसी खराब बुराइयाँ थी, चाहे वो हिंदुइज्म में हो चाहे कहीं पे भी हो, तो उन सबको जो है ब्रह्म समाज जो है ब्रह्मो समाज, उसने जो है लेटर ऑन क्रिटिसाइज़ किया। यंग बंगाल मूवमेंट जो है, ये हेनरी लुई विवियन डेरोजियो जो है इन्होंने चलाई थी। ये आपको पता भी होना चाहिए किसकी मूवमेंट है ये।
वो क्या थे, टीचर थे एट हिंदू कॉलेज कलकत्ता 1820 में। तो उन्होंने क्या किया, प्रमोट रेडिकल आइडियाज़ एंड एनकरेज स्टूडेंट टू क्वेश्चन ऑल अथॉरिटी। उन्होंने बोला कि भाई आपको क्वेश्चन फंड करना पड़ेगा। अब ये ज़रूरी है कि ऋग्वेद में ये लिखा हुआ है, ऋग्वेद में, सामवेद में ये लिखा हुआ है, वेदों में ये लिखा हुआ है, तो हम इसको ऐसे ही ब्लाइंडली फॉलो करना शुरू करेंगे। उन्होंने कहा क्वेश्चन करो, वेदों में अगर कुछ गलत लिखा हुआ है तो उसको रिफॉर्म करना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है वो भी किसी ने लिखा है ना, तो वो भी गलत लिखा हो सकता है। दे अटैक्ड ट्रेडिशन एंड कस्टम, डिमांडेड एजुकेशन फॉर वुमेन एंड फ्रीडम थॉट्स एंड एक्सप्रेशन। तो फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, वुमेन की एजुकेशन, इन सब के बारे में इन्होंने बात करना शुरू किया। तो यंग बंगाल मूवमेंट अगेन सोशल रिफॉर्म मूवमेंट है, जो कहती है कि आप चैलेंज करिए अथॉरिटी को अगर गलत है तो। रामकृष्ण मिशन, तो ये स्वामी विवेकानंद ने 1897 में चलाया। रामकृष्ण परमहंस जो थे इनके गुरु थे। तो ये वेदांता फिलॉसफी को फॉलो करता है, मतलब प्रमोट करता है, स्ट्रेस ऑन द आइडिया ऑफ सैल्वेशन थ्रू सोशल सर्विस एंड सेल्फलेस एक्शन। देखिए अगर वेदांता फिलॉसफी को भी जो फॉलो कर रहा है उसमें आप देखेंगे, जैसे कि अगर हम बात करते हैं रामकृष्ण मिशन की, तो वो जो है ना ऐसी बुराइयों के बारे में बात नहीं करेंगे, वो कास्टिज्म के बारे में बात नहीं करेंगे, वहाँ पे सब इक्वालिटी दी जाएगी। वो उन चीज़ों की बात करेंगे जो हमारे वेदों के अंदर, वेदांत मतलब लास्ट पार्ट ऑफ द वेदों के अंदर, जो उपनिषद के अंदर जो अच्छी बातें लिखी गई हैं उस चीज़ों को वो फॉलो करते हैं। तो ये चीज़ आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा कि इनमें क्या डिफरेंस था। प्रार्थना समाज क्या था, आत्माराम पांडुरंग ने बनाया था 1867 में मुंबई में। तो ये क्या करता था, कास्ट रिस्ट्रिक्शन को रिमूव करिए, चाइल्ड मैरिजेस को अबॉलिश करिए, एनकरेज वुमेन एजुकेशन, एक्सेप्ट रिलीजियस टीचिंग्स ऑफ बुद्धिस्ट, हिंदू एंड क्रिश्चियन टेक्स्ट। इन्होंने देखो प्रार्थना समाज ने, देखो ये फिर से आ गया, रिलीजियस टीचिंग ऑफ हिंदू, बुद्धिस्ट एंड क्रिश्चियन टेक्स्ट। मैंने वही आपको कहा, अगर कोई मूवमेंट किसी रिलीजियस टेक्स्ट को एक्सेप्ट भी कर रहा है तो वो उनकी पॉजिटिव बातों को एक्सेप्ट कर रहा है, ये आप समझिए। अगर सोशल रिफॉर्म मूवमेंट के अंदर कोई आपको एक तरीके का सैक्ट या कोई एक समाज या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर आप पढ़ेंगे और तो आप देखिएगा कि देखिए ऑर्थोडॉक्स वाली को अलग कर दीजिए, पर जो बाकी के होंगे वो क्या करेंगे कि वो अच्छी बातें जो उस हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखी गई हैं उनको अडॉप्ट करते हैं, राइट। वेद समाज बनाया गया भाई केशुभा चंद्र सेन एंड श्रीधरालू नायडू। ये मद्रास में बनाया गया, इंस्पायर्ड बाय ब्रह्म समाज। ये क्या कहता था, अबॉलिश कास्ट डिस्टिंक्शन, प्रमोट विडो रीमैरिज, वुमेन एजुकेशन। तो ये सब भी वेद समाज जो है साउथ में काम कर रहा था, केशव चंद्र सेन एंड श्रीधरालू नायडू, इन लोगों ने ये बनाया है मिलके। तो ये आपको नाम भी रखने पड़ेंगे किसने कौन सा समाज बनाया। आप एक पेज पर ये सारा लिख सकते हैं कौन सा समाज है किसने बनाया, एक चार्ट बना सकते हैं। आई विल ऑल्सो गिव यू दिस चार्ट, लेकिन आगे वाली सीनियर क्लास में जब हम आएंगे 9th-10th के बाद, जब हम दोबारा से जो हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री को, तब मैं आपको वो सारे चार्ट्स भी दूंगी आपको रेडीली समझने के लिए, रटने के लिए। लेकिन अभी क्या है, क्योंकि हम क्लास 8 पढ़ रहे हैं तो हम अभी अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर रहे हैं। ऑन सिमिलर लाइंस अलीगढ़ मूवमेंट भी स्टार्ट हुआ, सैयद अहमद खान ने स्टार्ट किया था। तो ही फाउंडेड द एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, 1875 में अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बनाया। सो द लेटर बिकेम द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, AMU जिसको आप देखते हैं उसके फाउंडर हैं। तो इन्होंने क्या कहा, मॉडर्न एजुकेशन एंड सोशल रिफॉर्म अमंग मुस्लिम। इन्होंने कहा कि भाई अगर सेम बात कही कि भाई हमारे धर्म के अंदर कोई बुराइयां हैं तो आपको उसको छोड़ना पड़ेगा, उसको रिफॉर्म करना पड़ेगा। इस्लाम के अंदर भी अगर कोई बुराइयां हैं तो उनको छोड़ना पड़ेगा और रिफॉर्म करना पड़ेगा। तो उसी की ये मूवमेंट थी। तो उन्होंने कहा मॉडर्न एजुकेशन भी लो और अपने रिलीजन को भी फॉलो करो, बट उसकी बुराइयों को नहीं। सिंह सभा मूवमेंट चलाई गई, जो सिख ऑर्गेनाइजेशन है ये। सिंह सभा रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिख है। किसने बनाया, ठाकुर सिंह, संधावालिया और ज्ञानी ज्ञान सिंह। तो इन्होंने बनाई ये लाहौर में, और इनिशियली अमृतसर में बनाई गई एंड लेटर 1879 में लाहौर में बनाई गई। तो इसमें भी क्या था, इसमें भी यही था कि सिख धर्म के अंदर जितनी बुराइयां हैं उनको हटाया जाए। तो इसी तरीके से अलग अलग धर्मों की सारी सभाएं आपको देखने को मिलेंगी। कंक्लूजन में अगर हम देखते हैं तो अब क्या हो रहा था, ऑर्थोडॉक्स सेक्शन जो था सोसाइटी का वो अगेंस्ट था साइंटिफिक आइडियोलॉजी के, क्योंकि उनके हित जो है उसी के अंदर होते थे। ऑर्थोडॉक्स लोग क्या कहेंगे, भाई अगर किसी को भी अगर मान लीजिए सबसे टॉप मोस्ट दर्जा दे दिया गया तो क्या आप उस दर्जे को जल्दी से छोड़ना पसंद करेंगे? मेजॉरिटी ऑफ पीपल तो उस ग्रुप के नहीं छोड़ेंगे। जो बहुत समझदार हैं उनको समझ में आ जाएगा कि गलत है ये, बट 90% 95% लोग कहेंगे नहीं ये सिस्टम को चलने दो, क्योंकि ये हमारे फेवर का सिस्टम है। इस सिस्टम के तहत हमको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, फ्री फंड में हमारे को चीज़ें मिल जाती हैं। तो ऑर्थोडॉक्स जो सेक्शन था सोसाइटी का, उसने बहुत सारी इस चीज़ों को, सोशल जो रिफॉर्म मूवमेंट है उसके अगेंस्ट में बहुत काम किया। सो इन स्पाइट ऑफ ऑपोजिशन, ये जो मूवमेंट है कॉन्ट्रीब्यूटेड टुवर्ड द लिबरेशन ऑफ द इंडिविजुअल फ्रॉम कास्ट एंड रिलीजियस फियर साइकोसिस।
देखिए सब अपना अपना काम कर रहे हैं, ये लोग अपना काम कर रहे थे, ऑर्थोडॉक्स सेक्शन, रिफॉर्मर्स अपना काम कर रहे थे, तो इनके बीच में झगड़े बहुत ज़्यादा होते थे। लेकिन फिर भी रिफॉर्मर्स के काम की वजह से लोगों ने समझा इस चीज़ को कि यस, बहुत सारे लोगों को पता चलता है कि यस कास्ट ऑपरेशन हो रहा है और वो गलत हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। बाय बर्थ, बाय वर्च्यू ऑफ बर्थ, अगर आपको किसी भी एक क्लास में प्लेस कर दिया जाए, फॉर एग्जांपल अगर जो भी ब्राह्मण है उसको उठा के एक दिन बोले कि भाई तुम्हारा बर्थ सर्टिफिकेट हमको मिल गया है, तुम ना हॉस्पिटल में चेंज हो गए थे, आगे से तुम जो है अति शुद्ध हो, तो सोचिए आपको कैसा लगेगा। तो सिर्फ और सिर्फ बर्थ के वजह से आपको एकदम से किसी और वर्णा सिस्टम में डाल दिया जाए या वर्णा सिस्टम के बाहर कर दिया जाए, तो इट वुड बी अ वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। तो इस चीज़ के लिए आवाज़ें उठाई गई जिसका बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। मॉडर्नाइजेशन के लिए उन्होंने काम किया, वेस्टर्नाइजेशन के लिए काम किया सोशल रिफॉर्मर्स ने। इसीलिए बोला कि अगर आप मॉडर्न होंगे, वेस्टर्न होंगे, तो आपको समझ में आएगा कि भाई साइंटिफिक थॉट्स डेवलप करने चाहिए। एक ही सिस्टम में अगर आप सालों साल बंधे आ रहे हैं तो उसको छोड़ना पड़ेगा। और क्या हो रहा था, अगर एल्सवेयर की बात करें तो ब्लैक स्लेव्स एंड वाइट प्लांटर्स, यूरोप के जो ट्रेडर्स थे, ट्रेडर्स लैंडेड इन अफ्रीका, तो अफ्रीका में क्या चल रहा है, स्लेव ट्रेड चल रहा है अफ्रीका के अंदर। अमेरिका के अंदर वाइट प्लांटर्स जो है, अफ्रीका टू अमेरिका वाइट प्लांटर्स बिगिन, वहाँ पे अफ्रीका और अमेरिका में क्या चल रहा है, साउथ अमेरिका में स्लेव्स चल रहे हैं। स्लेव्स जो है वो क्या है, वो मतलब हमारे यहाँ पे कास्टिज्म चल रहा है, वहाँ पे स्लेवरी चल रही है। स्लेवरी जो है, कास्ट सिस्टम और स्लेवरी को आप कंपेयर कर सकते हैं कि बहुत ही दोनों ऑपरेसिव सोशल वो सिस्टम्स थे ये। तो स्लेव्स जो थे उनको बहुत लंबा काम करना पड़ता था। आप लोगों ने अगर मूवीज़ नहीं देखे हैं स्लेव से रिलेटेड, टेक्स्ट नहीं पढ़े हैं, तो आप पढ़िए, आपको समझ में आएगा कितनी बुरी कंडीशंस में वो रहते थे। मैनी पीपल अपोज स्लेवरी ऑल्सो उधर। अब्राहम लिंकन जो है उन्होंने अर्ज किया था रेडिकल रेशियल इक्वालिटी के बारे में, एंड सेड दैट दोज हु फॉट स्लेवरी डिड सो फॉर द कॉज ऑफ डेमोक्रेसी। तो उन्होंने बताया था, जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो अब्राहम लिंकन का कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने स्लेवरी के अगेंस्ट में काम किया, क्योंकि सारे लोग इक्वल हैं। तो इस तरीके से वर्ल्ड ओवर में ये चल रहा था। हमारे यहाँ पे हम लोग सोशल रिफॉर्म्स देख रहे हैं, लेकिन अफ्रीका और साउथ अमेरिका में स्लेवरी प्रैक्टिस की जा रही है, नॉर्थ अमेरिका में भी, अमेरिकाज़ में। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही थी। तो ये चैप्टर आपको एक ओवरव्यू देता है कि सिर्फ जो अंग्रेज़ आ रहे थे किस किस कैटेगरी के लोगों को अफेक्ट कर रहे थे, किस किस तरीके से, साथ साथ में क्या चल रहा था, साथ साथ में सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स भी चल रहे थे। विमेन के लिए काम किया जा रहा था, लोअर क्लास के लिए काम किया जा रहा था, उनको उनके ऑपोजिशन में भी लोग काम कर रहे थे, ऑर्थोडॉक्स सेक्शन। तो ये आपको एक ओवरऑल पिक्चर देता है। सो थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम 1-2 चैप्टर्स के बाद इस क्लास 8 को फिनिश करने जा रहे हैं, देन वी विल स्टार्ट क्लास 9। तो और स्टेप वाइज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।